हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें कि हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, जो कि सीबीएसई के द्वारा अपलोड किया गया था कुछ दिन पहले प्रैक्टिस पेपर, उसमें से ये मैंने सॉल्व करवाया था। तो हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस से पूछे जा रहे हैं। इवन जब मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो उसमें भी कई बार हमने देखा कि पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया कि सर पोएटिक डिवाइसेस पर एक सेपरेट वीडियो क्यों ना बना देते हैं। तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको पोएटिक डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और आपके ही सिलेबस का एक पोएम है द ट्रीज, उसमें जो पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं अदर पोएम्स के ऊपर भी लिटरेरी डिवाइसेस वाले वीडियोस बना दूंगा कि कौन कौन से पोएम में कैसे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करने के पहले हमें ये जानना है कि लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं। देखिए, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है ना, पोएट्स के द्वारा, जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, इनका जो राइटिंग का स्किल होता है ना, वो आम लोगों से थोड़ा इन्हांस्ड होता है, मतलब बढ़कर होता है। और वो लोग चाहते हैं कि किसी सिंपल से बात को भी, नॉर्मल से बात को भी ना बहुत डेकोरेटिव वे में, बहुत सजा धजा के दिखाया जाए, ताकि इससे क्या होता है ना, इंटरेस्ट बना रहता है, पढ़ने में मज़ा आता है और आपको आप एक इंजॉय कर पाते हैं पोएम को। ठीक है, तो वही बात हो गई कि एक साधारण सा व्यक्ति कह रहा है कि कोई लाइन को जो आपको बस मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन पोएट उसी को इतने सजा धजा के बढ़ा चढ़ा के कहता है कि वो आपको सुनने में बहुत मज़ेदार लगने लगता है। यही है लिटरेरी डिवाइसेस और कुछ नहीं है। तो चलिए लिटरेरी डिवाइसेस को कौन कौन से यूज़ किए गए हैं द ट्रीज पोएम में, ये हम लोग देखते हैं। द ट्रीज में सबसे पहले यूज़ किया गया है सिमिली। सिमिली होता क्या है, फटाफट समझते हैं। सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि हम लोग कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन क्या करते हैं, कंपेरिजन दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों का, दो डिफरेंट चीज़ों का तुलना होता है। और तुलना करते वक्त हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक, एज, जैसे कि कहते हैं ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो मतलब कोई अपने फ्रेंड का तुलना हॉर्स से कर रहा है, तो ये क्या एज का यूज़ हुआ है, तो ये क्या सिमिली है। तो इस तरह का कंपैरिजन यहाँ पर पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पोएम में एक लाइन है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। ये है लाइन सेकंड स्टैंजा, सेकंड एस माने सेकंड स्टैंजा, और लाइन नंबर है 7। ठीक है, तो ये सेकंड स्टैंजा लाइन नंबर 7 में है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज पेशेंट से तुलना की जा रही है ट्रीज की, है ना। तो ट्रीज ये पोएम है, तो पोएम में, लेकिन पोएम की ट्रीज की तुलना किससे हुई है, डिस्चार्ज पेशेंट से। और यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, लाइक का यूज़ किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है, ये पोएटिक डिवाइस है सिमिली। उसी तरह से फोर्थ स्टैंजा के लाइन नंबर 5 में, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, फोर्थ स्टैंजा। ठीक है, टोटल 4 स्टैंजास है, नेक्स्ट पेज में आपको 4 स्टैंजा मिल जाएगा। और लाइन नंबर 5 कहता है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, मून की तुलना हो रही है मिरर से। तो दो अलग अलग चीज़ों की तुलना हो रही थी और यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था लाइक। तो लाइक, एज, इस तरह से वर्ड्स अगर आपको सेंटेंसेस में नज़र आते हैं तो आप कह सकते हैं अच्छे से कि वो सिमिली है। ठीक है, सिमिली क्लियर है। उसी के बाद आता है मेटाफर। देखिए, हमेशा जब भी मैं पोएटिक डिवाइस पढ़ाता हूँ तो सिमिली और मेटाफर को साथ में पढ़ाता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, मेटाफर में भी तुलना होती है, सिमिली में भी तुलना होती है, बट एक छोटा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि मेटाफर में, जैसा कि मैंने कहा कि एज, लाइक, ये सब वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ मेटाफर में नहीं करते हैं, सिमिली में करते हैं, मेटाफर में नहीं करते। मेटाफर में कैसे करते हैं, डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि राम इज़ द एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, इज़ द एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे तो नहीं कहा ना, राम इज़ लाइक अ एल्बर्ट आइंस्टाइन, द एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब लाइक रखता तो सिमिली होता है। हम लोग डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं, राम इज़ द एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, मतलब राम जरूर कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई लड़का होगा क्लास का, वो इंटेलिजेंट होगा, उसके इंटेलिजेंस के लिए मैंने उसका कंपेरिजन किससे कर दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन से कर दिया। तो इसी तरह से मेटाफर होता है। मेटाफर में लाइक, एज, ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ट्री है, ट्री की तुलना वुमेन से हो रही है। ठीक है, ट्री के कंपेरिजन यहाँ पे वुमेन से हो रहा है, क्योंकि थ्रू आउट द पोएम लिटरल मीनिंग पेड़ों की बात नहीं हो रही है,
वुमेन और समाज में उनका क्या रोल है, किस तरह से वो पीछे हो गई हैं, घरों से नहीं निकल पा रही हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रीज़ बोला जा रहा है वहाँ समझ जाइए कि वहाँ औरतों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने का मतलब कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो ये एक मेटाफर है। तो ट्री के लिए जो यूज़ हुआ है वुमेन। मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्री का मतलब यहाँ क्या, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो वुमेन हो जाएगा, ठीक है। मेटाफर क्लियर है, सिमिली क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड हमारा लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा, और इसके बाद चौथा है रिपीटेशन। इसे भी साथ में रखने का पीछे एक कारण है कि दोनों में रिपीट होता है, ठीक है। दोनों में दोहराया जाता है चीज़ों को, लेकिन दोनों का ताकि आपको फ़र्क समझ में आए इसलिए मैं दोनों को साथ में बता दे रहा हूँ। एनाफोरा जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नो और नो वर्ड को लगातार दोहराया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5 मैं पढ़ दे रहा हूँ। लाइन नंबर 4, नो इंसेक्ट हाइड। लाइन नंबर 5, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो दोनों लाइन की शुरुआत नो से हुई। तो बोलिएगा सर नो वर्ड तो रिपीट हो रहा है, तो फिर इसको रिपीटेशन क्यों नहीं बोल दे रहे सर, एनाफोरा क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो मान लीजिए ऑप्शन में दोनों दे देगा, तब तो आप फंस जाइएगा ना। तो एनाफोरा और रिपीटेशन में फ़र्क जानना जरूरी है। रिपीटेशन क्या कर रहा है, रिपीटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये एक लाइन है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी। या आप फर्स्ट स्टैंजा में चले जाइए, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 6। फर्स्ट स्टैंजा लाइन नंबर 2, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और लाइन नंबर 6, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। बस डेज और नाइट्स का फर्क है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। देखिए जब पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस या एक पूरा फ्रेज दोहराया जा रहा है कविता में, पोएम में, तब हम लोग उसको रिपीटेशन कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लाइन के फर्स्ट वर्ड में, ध्यान रखिएगा, लाइन का ये भी फर्स्ट वर्ड था, लाइन का ये भी फर्स्ट वर्ड था, उसमें सिर्फ एक वर्ड अगर रिपीट हो रहा है, लाइन के फर्स्ट वर्ड, याद रखिएगा ये लाइन का फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे रिपीट हो रहा है तब वो एनाफोरा कहलाएगा। फर्क समझ में आ रहा है रिपीटेशन में? एनाफोरा और रिपीटेशन में दोनों में रिपीट होता है, बट दोनों में बस ये यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए और ये पूरा का पूरा एक लाइन, एक कंप्लीट लाइन या वर्ड जो बीच में यूज़ होता है या एंड में यूज़ होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई वर्ड या फ्रेज भी होता है बीच में, लाइन के बीच में रहता है, जैसे हाइड 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 बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग उसको एनाफोरा नहीं बोलते, उसको रिपीटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि ये इसका पोजिशन कहाँ है, फर्स्ट में है लाइन का, इसीलिए एनाफोरा उसको कहते हैं। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। एलिट्रेशन में होता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग रिपीट करते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि 5 वॉवेल को हटा दीजिए, ए ई आई ओ यू, इन्हें हटाने के बाद जितना भी साउंड बच गया कॉन्सोनेंट का, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 ये जो है साउंड्स हैं, ए ई आई ओ यू का साउंड, इसको हटा के हम लोग जो बच गए ये अलग अलग साउंड्स, तो वो सभी कॉन्सोनेंट के साउंड्स हैं। जैसे कि बी से है ना, ठीक है, स, डी साउंड से ड साउंड निकलता है, ई तो फिर से हो जाएगा वही, ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, वॉवेल में आ जाएगा, एफ फ साउंड, ठीक है, जी से ग साउंड। तो जैसे कि यहाँ पर फ साउंड रिपीट है, फॉरेस्ट फ्रॉम, ठीक है, तो फॉरेस्ट फ्रॉम तो क्या है, ये कॉन्सोनेंट है और ये स्टार्टिंग में होना चाहिए। एलिट्रेशन का यही मतलब होता है। लीव्स, लिचन्स, तो लीव्स, ल साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपको थर्ड स्टैंजा में देखने को मिलेगा, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 7। तो थर्ड स्टैंजा में मैं पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा। लाइन नंबर 4, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम, फॉरेस्ट फ्रॉम मिला बीच में, और लाइन नंबर 7, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। अब बोलिएगा सर लीव्स और लिचन्स के बीच में एंड वर्ड यूज़ किया गया, तो लगातार तो नहीं हुआ, तो बीच में एंड आ गया, तो एंड, इट या छोटा मोटा एक आध वर्ड भी अगर आ जाता है तो भी अगर उसके आसपास के दोनों वर्ड्स के साउंड में सिमिलैरिटी है और कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रहा है, देन यू कैन कॉल इट एलिट्रेशन, तब आप उसे एलिट्रेशन बुला सकते हैं। तो चलिए कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ये जो वर्ड है इसमें आपको ध्यान से देखिएगा तो एक वर्ड छिपा है वो पर्सन, पर्सन व्यक्ति है ना, पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन। मतलब पर्सोनिफिकेशन एक प्रोसेस है किसी नॉन ह्यूमन, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए कोई भी पोएम में काम आएगा। कोई भी लाइन रैंडमली दे दिया जाए, अनसीन भी दे दिया जाए, आप खुद से खोज सकते हैं। नॉन ह्यूमन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जैसे कि ट्री, ट्री तो है लिविंग लेकिन इंसान तो नहीं है ना, नॉन ह्यूमन मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
नॉन ह्यूमन कोई चीज़ हो और उसे ह्यूमन के तरह ट्रीट किया जाए, उसको एक एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाए या फिर कह सकते हैं एज अ पर्सन ट्रीट किया जाए, तब उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट? जैसे कि हम लोग कहते हैं यूजुअली पोएट्स यूज़ करते हैं ऐसा, अगर हम लोग कहें कि पेड़ की डालियाँ हिल रही थी या पेड़ की डालियाँ बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही थी, बस ये सिंपल सा तरीका है बोलने का, कोई इसमें कुछ खास क्रिएट नहीं हुआ कोई आर्टिस्टिक व्यू। बट अगर मैं कहूँगा कि पेड़ ने अपने दोनों हाथ फैलाए और आगे की ओर बढ़ने लगा, तो ये क्या होगा, एक उसमें एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जगता है ऐसा कहने से। तो लाइंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ लाइन को, ठीक है, लैंग्वेज को इन्हांस कर रहे हैं। तो इसीलिए सिंपल वे में नहीं बोल के इस वे में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पेड़ क्या है, पेड़ के हाथ थोड़े अपने आप बढ़ सकते हैं, जैसे तो इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो एक पर्सोनिफिकेशन है। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ द ट्रीज इनसाइड, यहाँ डॉट डॉट मैंने कर दिया, लाइन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट स्टैंजा लाइन नंबर 1, फर्स्ट स्टैंजा लाइन नंबर 1, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ चल रहे हैं। पेड़ कब से चलने लगे? ठीक है, पेड़ चल रहे हैं, चलते तो इंसानों की तरह चल रहे हैं, तो इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से सन बरी इट्स फीट, जो सूर्य है वो अपने पैरों को गाड़ रहा है या धंसा रहा है, ठीक है, तो सूर्य के पैर कहाँ से हो गए? तो फिर से सन को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये आपको फर्स्ट स्टैंजा का लाइन नंबर 5 में मिल जाएगा। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, है ना, तो सन बरी इट्स फीट ये हो गया। फिर सेकंड स्टैंजा में आते हैं हम लोग। सेकंड स्टैंजा लाइन नंबर 1, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। रूट जो है पूरे रात काम किए, रूट मतलब पेड़ का जड़, तो वो काम करे जैसे कि एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जा रहा है उसको, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है कि रूट कैसे काम करने लग रहे हैं, ठीक है। तो रूट के साथ अगर वर्ड यूज़ किया होता कि रूट्स ग्रो होते हैं या रूट्स कट गए, तो ये जनरल वे में यूज़ हुआ, लेकिन रूट काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसको, तो पर्सोनिफिकेशन है। विंड्स रश, तो विंड्स जो है वो हवा जो है वो तेज़ दौड़ रहा है, रश मतलब तेज़ दौड़ रहा है, तो हवा अगर बहता, अगर हम लोग कहते हैं विंड ब्लोज, तो वो नॉर्मल वे में कहलाता, वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होता, लेकिन दौड़ रहा है, तेज़ भाग रहा है, तब क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टैंजा का लाइन नंबर 5 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप पर्सोनिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज़ इंजैममेंट। इंजैममेंट को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। कई बार ऑप्शन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लाइन्स को ध्यान से देखिएगा तो इंजैममेंट को आप खोज सकते हैं। होता क्या है कि जब लाइन एंड होता है, हर स्टैंजा में जब लाइन एंड होकर दूसरे लाइन की तरफ जाता है, तो यूजुअली पोएट क्या करते हैं, वहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स देते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब पंक्चुएशन मार्क्स आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, कॉलन, सेमी कॉलन, ऐसा हाइफेन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी हो सकता है, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स है, वो यूज़ करते हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, लेकिन कई बार यूज़ नहीं करते, जैसे कि इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। आप फर्स्ट स्टैंजा उठाकर देखिए, फर्स्ट स्टैंजा का पहला लाइन जो है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कॉमा है, उसके बाद कहीं पर भी कॉमा, फुल स्टॉप कहीं नहीं है, सीधे पैराग्राफ स्टैंजा जब चेंज हो रहा है तब फुल स्टॉप है, बीच में कहीं भी दिख रहा है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन मतलब लगातार चल रहा है। नो मतलब क्रॉस किया मैंने, नो यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंजैममेंट का प्रयोग हो रहा है। समझ में आ गया? तो मेरी ये कोशिश थी कि द ट्रीज़ पोएम में यूज़ किए गए लिटरेरी डिवाइस को आपको सिखा भी दूं और साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूं। हालांकि लिटरेरी डिवाइसेस होते तो बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि और भी पोएम्स को मैं पिक करूं और उनमें भी जो यूज़ किए गए लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। Thank you so much. We'll meet in the next video with a new topic.